नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। न शोर शराबा, न हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल, और इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ, शुरू करते हैं विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात लाल किले से विपक्ष पर प्रहार, 24 विजय का प्लान तैयार। क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से जब ध्वजारोहण किया तो बिना नाम लिए भाई भतीजावाद और परिवारवाद के जरिए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जानकार इसे 24 के चुनाव की तैयारी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने परिवारवाद के साथ भ्रष्टाचार पर भी हमला बोला है। भाई भतीजावाद पर चोट, 24 में मिलेंगे वोट। भ्रष्टाचार पर प्रहार, भारत विश्व गुरु बनने के लिए तैयार। हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। इन 75 सालों में देश ने कई कीर्तिमान गढ़े और न जाने कितने कीर्तिमान गढ़ने अभी बाकी हैं। लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर पीएम मोदी ने जो चोट भाई भतीजावाद और परिवारवाद पर की, उसने देश की राजनीति का पारा गर्म कर दिया है। क्योंकि पीएम मोदी ने दो बातों को लेकर चिंता जाहिर की, पहली भ्रष्टाचार को लेकर और दूसरी भाई भतीजावाद और परिवारवाद को लेकर। राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। अब जानकार पीएम मोदी के इस बयान को समूचे विपक्ष पर पलटवार के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि पीएम मोदी ने भले ही किसी का नाम ना लिया हो, लेकिन उनका निशाना सीधे तौर पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जैसे दलों पर था। क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब परिवारवाद और भाई भतीजावाद को लेकर निशाना साधा गया हो। यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त भी इसको लेकर जमकर वार पलटवार हुआ था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार पीएम मोदी ने यह हमला लाल किले की प्राचीर से किया और विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर जवाब नहीं दे रहा। आज स्वतंत्रता दिवस है, देश की 75वीं वर्षगांठ है आजादी की। तो मेरे ख्याल से राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा दिन है कि दिवस है जिसे हम सबको इकट्ठा होकर हर एक देशवासी को मनाना चाहिए, खुशी से मनाना चाहिए। आज के दिन राजनीति की बात करना थोड़ा मुझे सही नहीं लगता। इंडिपेंडेंस डे सबको बहुत बहुत बधाई। और जो प्रधानमंत्री ने सर लाल किले से जो बोला है और कहा है कि परिवारवाद देश को खराब कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए भैया, मैं कमेंट नहीं करूंगा सर 10 मिनट के लिए मगर सबको मोबाइल नीचे। जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद की अहमियत को कम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार पे लगातार जीरो टॉलरेंस नीति रख रहे हैं, उसी की छाप आज उनके बयान में भी देखने को मिली, जहां उन्होंने साफ तौर पे कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार देश को खोखला कर रहे हैं। इस देश में कई लोग ऐसे भी हैं जहां जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो कुछ लोगों के पास इतना धन है कि छिपाने के लिए घर नहीं है। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय पे आया है जब लगातार देश में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की बात हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी अपने वक्तव्य में इन बातों का जिक्र किया है, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कार्य करने वाले, क्योंकि उन्होंने अपने आह्वान में देशवासियों से समर्थन की अपील भी की है। दरअसल जब भी बात राजनीति की आती है, भाई भतीजावाद और परिवारवाद की बात अपने आप आ जाती है। तो क्या पीएम मोदी ने लाल किले से देश के भविष्य की तस्वीर के साथ साथ 24 का भी बिगुल बजा दिया है? वहीं एक सवाल भ्रष्टाचार का भी है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने निशाना साधा तो अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए महंगाई और बेरोजगारी की याद दिला दी। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल,
इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश अगर हम महिला की सुरक्षा को लेकर के देखें तो सबसे नीचे पायदान में दिखाई देता है। मतलब एकदम साफ है, लोकसभा चुनाव में भले ही 19 महीने बाकी हों, लेकिन राजनीतिक जोर आजमाइश अभी से तेज होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ विपक्ष पर परिवारवाद से हमला नहीं किया, महिला सम्मान पर बड़ी बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि देश को सशक्त बनाना है, आधी आबादी को पूरी आजादी देनी होगी, लेकिन महिला सुरक्षा पर उस वक्त सूबे की राजनीति गर्मा गई जब अखिलेश ने महिला सुरक्षा के मोर्चे पर सूबे की सरकार को चुनौती दी। आजादी की अमृत सौगात, नारी सम्मान से भारत की बात। स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। वोट के लिए आधी आबादी, कब मिलेगी फुल आजादी। 21 तोपों की सलामी के बीच जब पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया तो पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर टकटकी लगाए देख रही थी। नीचे तोप का जय घोष था, ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए करीब 82 मिनट का भाषण दिया, लेकिन जो आजादी के अमृत पर्व पर बात पीएम मोदी ने महिला शक्ति के लिए कही, वो इससे पहले इतनी गंभीरता से किसी ने नहीं की, क्योंकि पीएम मोदी ने न सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाओं के प्रति मानसिकता को बदलने की अपील की, बल्कि महिलाओं के सम्मान को भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया, जिसका सीधा मतलब है कि हमें अपनी नारी शक्ति का समर्थन करने की जरूरत है, क्योंकि आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें महिलाएं किसी से कम साबित हो। आज अदालत के अंदर देखिए, हमारी वकील के क्षेत्र में काम करने वाले हमारी नारी शक्ति किस ताकत के साथ नजर आ रही है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में देखिए, हमारी नारी शक्ति किस मिजाज से, समर्पित भाव से अपनी गांवों की समस्याओं को सुलझाने में लगी हुई है। आज ज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, विज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, हमारे देश की नारी शक्ति सिरमौर नजर आ रही है। आज हम पुलिस में देखें, हमारी नारी शक्ति लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा रही है। हम जीवन के हर क्षेत्र में देखें, खेलकूद का मैदान देखें या युद्ध की भूमि देखें, भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य, नए विश्वास के साथ आगे आ रही है। पीएम मोदी ने बात आधी आबादी के हाथों को न सिर्फ मजबूत करने के लिए कही थी, बल्कि लोगों से अपनी मानसिकता को बदलने के लिए भी कही। लेकिन महिलाओं को लेकर कही ये बात उस वक्त सियासी हो गई जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर न सिर्फ प्रश्न चिन्ह लगाया, बल्कि देश के सबसे बड़े सूबे को सबसे आखिरी नंबर देते हुए यहाँ तक कह दिया कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहाँ महिला सुरक्षा सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में है। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश अगर हम महिला की सुरक्षा को लेकर के देखें तो सबसे नीचे पायदान में दिखाई देता है। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1 है। गौरतलब है कि हाल ही में नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला के साथ अभद्रता को लेकर सूबे की राजनीति खूब गरमाई थी।
क्योंकि जिस श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ अभद्रता की थी उसका कनेक्शन भाजपा के साथ जोड़ा गया। हालांकि बाद में भाजपा ने इससे किनारा भी किया और 90 घंटे की भागदौड़ के बाद श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन राजनीति खत्म नहीं हुई और जो बात अब पीएम मोदी ने कही है, क्या उससे महिलाओं को लेकर लोगों की सोच बदलेगी? क्या श्रीकांत त्यागी जैसे लोग सच में सुधरेंगे? स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी सशक्तिकरण की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं का इस समाज के निर्माण में अहम योगदान है, लिहाजा सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि महिलाओं का त्याग और बलिदान सर्वोच्च है, उनके त्याग और बलिदान का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं अगर बात करें तो इसके बरक्स अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि महिलाओं की सुरक्षा इस वक्त बेहतर नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो महिला सुरक्षा के मामले में सबसे निचले पायदान पर उत्तर प्रदेश है। वहीं एक सवाल 24 की लड़ाई का भी है, क्योंकि जो बात पीएम मोदी ने कही उसका बहुत कुछ लोकसभा चुनाव से भी जुड़ा है। क्योंकि भाजपा की जीत में महिलाओं का योगदान किसी से छिपा नहीं। 2014 हो या 2019 या फिर यूपी विधानसभा की लड़ाई, महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दी और भाजपा नहीं चाहती कि उसका ये वोट उससे दूर हो। क्योंकि जब भी बात चुनाव की आती है, राजनीतिक दल महिलाओं को रिझाने में जुट जाते हैं, कभी स्कूटी के नाम पर तो कभी फ्री शिक्षा के नाम पर। लेकिन पीएम मोदी ने महिलाओं को सम्मान की बात कही, क्या विपक्ष 24 से पहले इसकी काट खोज पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात सुपर पावर की झांकी। सिर्फ 25 साल बाकी, आज पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सुनहरे भारत की तस्वीर दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत के विकसित देश बनने की बात कही, लेकिन विकसित देश बनने के पैमाने क्या होते हैं, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। विश्व के हर कोने में ये हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा। भारत लोकतंत्र की जननी है। विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी। विकसित भारत का प्रण, अगले 25 साल का रण। विकसित भारत की निशानी, नहीं होगी कोई परेशानी। 1 साल पहले जब पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया था तो देश की जनता से 75वें स्वतंत्रता दिवस को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का ऐलान किया था। अब जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा तो पीएम मोदी ने देश की जनता से 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। मतलब जब भारत अपनी आजादी की 100वीं सालगिरह मना रहा होगा तो भारत दुनिया के विकसित देशों की कतार में शामिल हो चुका होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य कैसे पूरा होगा, इसे पीएम मोदी ने 5 प्रण से समझाया, जिसमें पहला प्रण है विकसित भारत का, दूसरा प्रण गुलामी की सोच से आजादी का, तीसरा प्रण विरासत पर गर्व का और चौथा प्रण एकता और एकजुटता का, जबकि 5वां प्रण नागरिकों के कर्तव्य का। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत।
अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। आपको बता दें कि दुनिया के उस देश को विकसित कहा जाता है जहां की जीडीपी का स्तर ऊंचा होता है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है, आबादी का जीवन स्तर बेहतर होता है, गरीबी का आंकड़ा कम से कम होता है और बेरोजगारी की संख्या कम होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अगले 25 वर्षों में देश को समृद्ध बनाने का आह्वान भी किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगले 25 वर्ष भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और देश में जिस तरीके से आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है, लिहाजा ऐसे में देश को सशक्त और मजबूत बनाना है, आर्थिक गति में इसको बढ़ाना है, सामर्थ्यवान बनाना है और इसके साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी लानी है। प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दिया है कि 2047 तक, यानी कि देश जब आज़ादी के 100 साल पूरे करे तो उस वक्त देश विकसित हो। अगर बात करें तो भारत इस वक्त विकासशील देश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब लक्ष्य दिया है कि अगले 25 वर्षों में भारत को इतनी आर्थिक प्रगति की ओर ले जाना है जिससे कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन सके। लेकिन जो लक्ष्य पीएम मोदी ने भारत को विकसित बनाने के लिए रखा, उसकी तस्वीर आने वाले 10 सालों में दिखने लगेगी, क्योंकि कई ऐसे साइन हैं जो बताते हैं कि भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है। जैसे गरीबी दर का घटना, क्योंकि दुनिया के 10 विकासशील देशों के समूह में भारत में गरीबी का स्तर घटा है। देश की 27.1 करोड़ आबादी गरीबी से बाहर आई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गरीबों का आंकड़ा 64 करोड़ से गिरकर 36.9 करोड़ पर पहुंच गया। ये रिपोर्ट इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट सिस्टम में भारत ने कई विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया। भारत जितनी तेजी से डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को लेकर आगे बढ़ा, उतनी तेजी से दुनिया के विकसित देश भी नहीं बढ़ पाए। 2021 के आंकड़े बताते हैं कि ग्लोबल रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में 40% हिस्सा भारत का होता है। मतलब एकदम साफ है, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भारत के सुनहरे भविष्य का खाका खींचा है, क्योंकि ये वो सपना है जिसे हर हिंदुस्तानी ने आजादी के साथ देखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लाल किले से जो बात पीएम मोदी ने कही, उस पर भारत का आने वाले भविष्य का अक्ष नजर आता है। लेकिन आज तो ताकत पूरे देश में नजर आई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगा लहराया तो रण क्षेत्र के सबसे खतरनाक स्थल सियाचिन में भी तिरंगा लहराया। देश की आन बान शान, मेरा भारत महान। सबसे ऊंचा झंडा दुनिया में बजा, हिंद का डंका। आजादी कहने के लिए एक शब्द है, लेकिन ये उन स्वतंत्रता सेनानियों के बिना मुमकिन नहीं थी जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और तब जाकर हमें आजादी मिली। यही वजह है कि जब भी आजादी का जिक्र होता है, करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर जहां एक सपना पीएम मोदी ने भारत को दिखाया, वहीं एक सपना सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का भी दिखाया, जिसकी झलक उस वक्त नजर आई जब सीएम योगी ने विधान भवन के सामने ध्वजारोहण किया। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के ठीक सामने ध्वजारोहण किया और उसके बाद ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो यहाँ पर हो रहे हैं। जो लोक कलाकार हैं उत्तर प्रदेश के, वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जो छात्र हैं अलग अलग स्कूलों के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।